हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी पीसीएल एआरओ जिसकी की परीक्षा 15/3/2021 में हुई थी उसके कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने रीजनिंग इसी पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चंस करा दिए हैं। टोटल मेरे ख्याल में 45 क्वेश्चंस थे, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देख सकते हैं आप, ये 15 तारीख को ये पेपर हुआ और 23 ही तारीख को इसका रिजल्ट, 22 तारीख को इसका रिजल्ट मतलब कि आंसर की आ गई। तो काफ़ी जल्दी से आंसर की आ गई, एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो आज इसी का कंप्यूटर का पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। टोटल कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन होंगे 50 में से, और बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, अब देखिए इस ये जो है क्वेश्चन पेपर, ये हिंदी में इस वजह से है क्योंकि जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये पेपर दिया वो उनका मीडियम हिंदी था। और आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर का हिंदी का पेपर भी आ जाए तो। और ये प्रश्न पत्र जो है ये आपके यूपी आरयूवीएनएल, यूपी पीसीएल और साथ ही साथ अब एसएससी में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उन सभी में हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। निम्न में से किस डिवाइस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों माना जाता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस सिर्फ यूएसबी ड्राइव को माना जाता है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर और प्रिंटर दोनों के दोनों ये आउटपुट डिवाइस है। हाँ, प्लॉटर होता क्या है? ये प्लॉटर जो आपने पुराने टाइम में रिजर्वेशन के टाइम जो प्रिंटर्स होते थे या गैस एजेंसी में जो आपने प्रिंटर्स देखे थे, उसी को हम प्लॉटर्स कहते थे। तो यूएसबी ड्राइव एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्न में से किसी कंप्यूटर के प्रति सेकंड लाखों चक्र में मापे जाने वाली अनुदेश प्रसंस्करण गति इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड को संदर्भित करता है? तो देखिए, जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है कुल मिला के, जो आपने देखा होगा 2.5 GHz गीगाहर्ट्ज, ये एक्चुअल में इसी को कंप्यूटर की स्पीड कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये मतलब इतनी तेज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा कि सीपीयू के इतने साइकिल्स होते हैं पर सेकंड में। इससे हमें सीपीयू की स्पीड पता चलती है और इसे एक्चुअल में हम क्लॉक रेट कहते हैं। आप कभी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में, माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड देख पाएंगे। जनरली जो लैपटॉप होती है ऐसे 2.5 2.8 गीगाहर्ट्ज के आसपास होता है, और जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें 3 मतलब i3 पे अगर जाएंगे तो आप 3.2 3.8, मतलब जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज होगा उतना ज़्यादा फास्ट आपका कंप्यूटर होगा, मतलब उतनी तेज़ी से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराने का क्षमता रखेगा। इस वजह से उसी को हम क्लॉक रेट कहते हैं। अब इसके अलावा दो तीन चीज़ें और है इसमें। बॉड रेट देखिए क्या होता है। बॉड रेट होता है जो आपका सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट मतलब जो आप जैसे अलग अलग पीछे की तरफ कंप्यूटर में जो आप पोर्ट्स मतलब पोर्ट्स जो होते हैं उसमें आप जो केबल्स लगाते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन किस स्पीड से जा रही है उसको हम बॉड रेट कहते हैं। जैसे कि आपने एक बहुत कॉमन 9600 बॉड की स्पीड देखी होगी सीरियल पोर्ट में। इसका मतलब होता है ये 9600 बिट्स पर सेकेंड के स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकता है उस सीरियल पोर्ट से। तो ये होता है बॉड रेट। और एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम रैम से सीपीयू में जो वो इंस्ट्रक्शन को भेजा जाता है या सीपीयू से जो रैम में वापस इंस्ट्रक्शन आती है, उसमें जो टाइम लगता है उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। और सीक टाइम जो आपका हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क से जो हार्ड डिस्क का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने का जो स्पीड होता है, मतलब जो उसका हेड होता है हार्ड डिस्क का, ये जो हेड सा होता है, ये यहाँ से यहाँ यहाँ कहीं भी जो आगे पीछे होता रहता है, उस स्पीड को हम सीक टाइम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये अच्छे क्वेश्चन हैं कंप्यूटर साइंस के। जनरली आप जो ट्रिपल सी या ओ लेवल का पेपर देखेंगे उसमें इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बट ये थोड़ा सा हार्ड मैं कहूँगा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? बायोमेट्रिक मतलब होता है किसी न किसी तरह से ह्यूमन बीइंग का, मतलब कोई भी जैसे कि आप फिंगर ले लें या फेस ले लें या आइरिस ले लें, वो सब के सब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आते हैं। यहाँ पे आप शेट फेट देखें, अगर फ्लैट बेड देखें या हैंड हेल्ड स्कैनर देखें, तो ये सब पेपर्स के लिए यूज होते हैं। वेर इज फेस स्कैनर ह्यूमन बीइंग के फेस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फेस को स्कैन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक फेस को दूसरे फेस के साथ डिस्टिंग्विश किया जा सके। आजकल आपके ये फोन में भी होता है, जिससे कि आप फोन से अनलॉक होता है ना, तो ये बायोमेट्रिक इनपुट का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, निम्न में से क्या कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है क्योंकि ये पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके बाद पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के काम करता है। पूरा मतलब इससे सब कुछ संभाल रखता है। इवन कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल में विंडोज तो आप सबको पता है, लेकिन इसके अलावा लिनक्स,
मैक ओएस और ये दो हैं, और इसके अलावा आपका एंड्रॉयड, ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। विंडोज़ तो आपको पता है, लेकिन बाकी इन सब के बारे में भी आप जानकारी ज़रूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि हम बार-बार समान इनपुट सेट देते हैं, तो हमें समान परिणाम प्राप्त होगा। यह कथन कंप्यूटर की निम्न में से किस विशेषता को संदर्भित करता है? तो ये रिलायबिलिटी, मतलब कि भरोसेमंद, मतलब जब-जब आप उसे एक तरह की वैल्यू देंगे, बार-बार वो आपको वैसी ही रिजल्ट देता चला जाएगा। ये रिलायबिलिटी दिखाता है। वर्सेटाइलिटी मतलब होता है एक समय पे कई सारे काम करना, तो उसे हम वर्सेटाइल कहेंगे। एक्यूरेसी मतलब हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देना। और डिलीजेंस मतलब अगर आपने किसी काम में उसे लगा दिया, जैसे आपने लेट्स सपोज आपने करीब 50 जीबी का कॉपी का फाइल लगा दिया और वो 3 घंटे लेगा, तो 3 घंटे तक लगा ही रहेगा उस काम में। ऐसा नहीं कि कोई और इम्पोर्टेंट काम है, कॉपी छोड़ो और दूसरा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी काम को दिया तो वो करता रहता है। और रिलायबिलिटी, बार बार एक ही तरह का वो दो इनपुट और बार बार एक तरह का रिजल्ट मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि इनमें से शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है? तो शेयरवेयर होता है विनजिप। पहले तो विनजिप एक शेयरवेयर है, और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो शुरुआत में तो आपको फ्री मिलते हैं कुछ दिनों के लिए, या शुरुआत में आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। और इस इंटेंशन से उसे बना जाता है कि शुरुआत में जब यूज़र उसे चलाए और उसे वो सही सा लगे, तो उसके बाद उसे परचेज कर ले। मतलब फ्री नहीं होते, कुल मिला के ये आपको लिमिटेड फीचर या कुछ टाइम के लिए अपना पूरा एक्सेस देते हैं। बाकी एडोब रीडर, फायरफॉक्स और ऑफिस ये सब शेयरवेयर के एग्जाम्पल नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। ये एक ऐप, और ये दोनों एप्लीकेशन, वैसे तो तीनों ही एप्लीकेशन सबके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कई बार आता है ब्राउजर्स के नाम, तो उसमें आप मोजिला फायरफॉक्स भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें से पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा डेटा अधिकतम को कम करने, सभी विसंगतियों को दूर करने और डेटाबेस को सुसंगत स्थिति में लाने की विधि है? तो देखिए, ये आपके एग्जाम में भी फॉलो होता है, नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि कोई चीज, कोई डाटा ज्यादा है, कोई कम है, तो उसको एक नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि सब कुछ एक टेबल पे आ जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मलाइजेशन। एसक्यूएल के भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो आपको एसक्यूएल और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के शेड्यूलिंग और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एमएस वर्ड का फिर एक क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि टेक्स्ट बाइंडिंग द्वारा अस्पष्ट नहीं है? मतलब कि एमएस वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर है जिससे कि जब आप बाइंडिंग करें, तो उसके बाद आपका कोई भी टेक्स्ट कटे ना। तो उसके लिए हम गटर मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। गटर मार्जिन क्या करता है, कुछ एरिया आपका, जैसे ये टेक्स्ट है, ये आपके वो 2 पेजेस हैं, और आप यहाँ पे बाइंडिंग कराएंगे, तो वो इतनी ही स्पेसेस पे लिखेगा, इतनी मार्जिन रिजर्व कर देगा इस तरफ और इस तरफ, जिससे कि आप इजीली प्रिंट करा के और उसे बाइंडिंग करा सके। तो गटर मार्जिन कई बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इनमें से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का एक फंक्शन कार्य नहीं है? तो टच स्क्रीन में आप टैप कर सकते हैं, टैप मतलब टच करके किसी चीज़ को खोलना, डबल टैप कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग मतलब आपने देखा होगा अपने फ़ोन के स्क्रीन में, आप किसी जैसे किसी ऐप को टैप करके रखें तो उसके बाद वो मूव करने लगता है, तो उसी को ड्रैगिंग कहते हैं। लेकिन हवर वाला एग्जाम्पल टच स्क्रीन में नहीं होता, ये होता है माउस में। जैसे आपने कभी कभी आपने देखा होगा, आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे एक HTTP का लिंक है, और आप माउस यहाँ पे लेके गए, ऐसे माउस मैं चाहता हूँ ड्राइंग के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही आप माउस पे जाएंगे तो ऐसा लिख के कुछ आता है, इसको हवर करना कहते हैं। मतलब आपने क्लिक तो नहीं किया, लेकिन आप वहाँ रुके हुए हैं, देख रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, उसी को हम हवर करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब आप नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट प्लस एंटर के साथ जाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, पेज ब्रेक डालने के लिए, लाइन ब्रेक डालने के लिए होता है। अब ये लाइन ब्रेक होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आप एक नॉर्मल एंटर करते हैं, जैसे ये आपकी स्क्रीन है, और आपने यहाँ से यहाँ तक कोई टेक्स्ट लिखा, और ये दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अगला टेक्स्ट यहाँ से लिख जाएगा, और ये लाइन आपकी यहीं खत्म रहेगी। लेकिन जैसे कि आपने फिर अगली लाइन यहाँ तक लिखी, और इस बार आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, तो क्या होगा, ये लाइन, अगली वाली लाइन यहाँ से लिखनी शुरू तो होगी, लेकिन ये वाली भी बड़ी होके यहाँ तक हो जाएगी, ताकि आपको लिखने में मतलब ये एक सीध सा दिखाई दे, जैसा कि आपको न्यूज़पेपरों में दिखता है। उसके लिए हम शिफ्ट और एंटर, लाइन ब्रेक डालने के लिए शिफ्ट और एंटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1972 से 2010 पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित है? ये पूछा है, तो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ सारी जनरेशन और उसके उस पीरियड में
इस पीरियड में कौन सा जनरेशन चल रहा था और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो फर्स्ट फर्स्ट जन आपका 1946 से 59 तक था और इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। सेकेंड जनरेशन जो था वो था 1959 से 65 तक और इसमें आगे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड इसमें 65 से 71 का पीरियड था, इसमें आगे थे आईसी या कहीं इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आ गया था 71 से 80s के टाइम तक चला ये माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन जो कि 80 से लेके आज तक है, प्रेजेंट तक, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने लगा। तो ये आप ज़रूर से करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हमेशा हर बार प्रश्न आते हैं, तो इसे करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम की प्राथमिक स्टोरेज माने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से संबंधित नहीं है या उसका वर्णन नहीं करती। तो देखिए आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो स्मॉल इन साइज होती है, अस्थायी होती है मतलब वोलेटाइल होती है, और दूसरा आंतरिक माने इंटरनली इंस्टॉल्ड रहती है, वो बाहर माने आउटसाइड बाहर की तरफ इंस्टॉल तो नहीं होती है। तो इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज आपका रैम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल नहीं है, तो एमएस वर्ड तो होगा ही, और गूगल डॉक्स भी वर्ड की तरह काम करता है, और राइटर भी वर्ड की तरह काम करता है। ये जो इम्प्रेस है ये पावर पॉइंट की तरह काम करता है, एमएस पावर पॉइंट। ये एक शेयरवेयर है, ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस ये जो सारे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ये फ्री नहीं होता है। इसका आपको मतलब जब भी आप लैपटॉप लेते हैं आपको फ्री में इंस्टॉल हो जाता है, या जो आप इंस्टॉल करके अभी अपने कंप्यूटर में चला रहे होंगे वो एक पायरेटेड कॉपी होगी या नॉन रजिस्टर्ड कॉपी होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ये ऑफिस और इम्प्रेस ये सब लिब्रा ऑफिस ये सब फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ऑफिस के ही टाइप के। तो इम्प्रेस जो है वो एक पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, वर्ड का नहीं, और इसमें वर्ड प्रोसेसर की बात की जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदर्शन उपकरण माने डिस्प्ले डिवाइस है जो इनपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है और उसे उंगलियों से भी संचालित किया जा सकता है। मतलब एक डिस्प्ले वाला डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं जिसे कि आप फिंगर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो एक टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन को एक आप देख सकते हैं और उसमें आपको किसी एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ अपने उंगलियों से ही उसे ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे स्कैनर, माउस और इन सब में ऐसा नहीं है पॉसिबल। कीबोर्ड एक टच स्क्रीन डिवाइस नहीं है, इसे भी उंगलियों से ही ऑपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें अंतर ये होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफाइड चीज़ को के लिए डिज़ाइन होता है, मतलब एक तरह के कार्य के लिए। वेयर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया या आपका जो डिस्क डीफ्रैगमेंट हो गया या कहें आपका जो ड्राइवर्स हो गए, ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कंप्यूटर को हेल्प करते हैं एनालाइज और अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने या सही तरह से संचालित करने के लिए। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं सही से फंक्शन करने के लिए, तो उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो एंटीवायरस उसका एक एग्जाम्पल है। इसी तरह ड्राइवर्स, डिस्प्ले ड्राइवर हो गया, ऑडियो ड्राइवर हो गया, ये सारे भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। डिस्क डी फ्रैगमेंट हो गया, पार्टीशन मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर हो गए, सब के सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड्रॉयड जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। गूगल डॉक्स ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और बायोस, बायोस का फुल फॉर्म होता है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम ये होता है जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करें तो जो प्रोसेसर होता है उसको इनिशियली इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करके वो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये सारे डिवाइसेस कंप्यूटर में कनेक्टेड है। मतलब इनिशियली प्रोसेसर स्टार्ट होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर के सॉरी प्रोसेसर स्टार्ट होने के बाद बायोस का इस्तेमाल करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम चार्ज हो लेता है और फिर वो मैनेज करता है पूरे सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेशन एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो में आपको ड्रॉप में तो टेबल डिलीट हो जाता है और क्रिएट से नया क्रिएट हो जाता है, लेकिन अल्टर और अपडेट इसमें कंफ्यूजन होगा। अल्टर से क्या होता है आप टेबल में ही कुछ इंसर्ट या डिलीट करते हैं, वेरस अपडेट में आप डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा जो एग्जिस्टिंग है उसी में चेंजेस करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, अल्टर का नहीं। अल्टर में आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, वेरस डेटा अपडेट में आप
टेबल के डेटा में चेंजेस लाता है। 17th, अब देखिए ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर आ गया क्वेश्चन, बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से क्या प्रोग्राम के उस भाग को संदर्भित करता है जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक मतलब होता है, सिंक मतलब किसी चीज को लाना ले जाना, मतलब कंप्यूटर सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसेस देना या निकालना के संबंध में साझा किए गए संसाधन शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है प्रोग्राम का, वो शेयर्ड रिसोर्सेज मतलब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के टाइम शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने में मदद करता है। प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसमें क्रिटिकल सेक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसी को एक्सेस करने के लिए हम क्या कहते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के टाइम शेयर्ड रिसोर्सेज को ही क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर पाता है। इसके अलावा रेस कंडीशन क्या होती है, डेडलॉक क्या होती है और शेड्यूलिंग होती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रेस कंडीशन वो होती है जब जैसे कोई एक शेयर्ड रिसोर्स है और इसको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों ही एक्सेस कर रहे हैं और दोनों फिनिश होना चाहते हैं, मतलब अपना एग्जीक्यूशन पूरा पहले करना चाहते हैं। और इस कंडीशन में डिले होता है क्योंकि दोनों के दोनों शेयर रिसोर्स कर रहे हैं, तो आ, इनमें इन वो दोनों को ही मतलब एक सेट नंबर ऑफ शेयर्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, शेयर्ड रिसोर्स की आवश्यकता है, और वो नहीं मिल पाने की वजह से डिले होता है। दोनों एक दूसरे से ही रेस लगाते रहते हैं कि कब वो फिनिश हो जाए। वेयर इज डेडलॉक के केस में क्या होता है, जैसे ये एक स्टोरेज है, ये एक प्रोसेस है, सॉरी ये एक रिसोर्स है, और P1 और P2 ये दोनों को ये रिसोर्स चाहिए, पूरी तरह से चाहिए, मतलब एज लॉन्ग एज जब तक ये पूरी तरह से नहीं मिलेगा तब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, दोनों ही सोचते हैं कि मुझे पूरा प्रोसेस मिल जाए और दोनों कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये कोई फाइल है आपके पास और आपने इस फाइल को ओपन भी किया है और साथ ही में डिलीट भी कर दिया। अब क्या है, अगर डिलीट होगी तो ओपन नहीं होगी और ओपन होगा तो डिलीट नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, डेडलॉक बन जाता है, तो ना ओपन ही हो पाती है ना डिलीट ही हो पाती है। और शेड्यूलिंग क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। शेड्यूलर्स 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं आपको बस बेसिक शेड्यूलिंग समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि वो सीपीयू को प्रोसेसेस देता है। इसका मेन काम क्या होता है, कौन से प्रोसेस को कब रन कराना है और कौन सा प्रोसेस को निकालना है, यही होता है शेड्यूलर का काम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब ओ लेवल के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बस वो ट्रिपल सी लायक पढ़ाई करके निकल जाएगा तो काम अब नहीं होगा, क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, स्प्रेडशीट में अल्फाबेट का उपयोग निम्न में से किसे रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। अब हिंदी में तो ये कंप्यूटर और कठिन लगता है मुझे। तो देखिए यहाँ पे A B C D E करके एक ऐसे लाइन होती है और एक ऐसी लाइन होती है 1 2 3 4 5। जब आप एक्सेल खोलें तो ऐसे ऐसे ही बना होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ABCD है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉलम्स को करता है। देखिए सारे आपके कॉलम है और ये जो नंबर वाले पार्ट हैं सारे रो, ABCD को हम कॉलम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 19, अब देखिए अभी अभी हमने शेड्यूलर की बात की और शेड्यूलर फिर से आ गया। तो इसमें देखिए 3 तरह के ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शेड्यूलर उपस्थित पंक्ति में से किसी कार्य का चयन करता है और निष्पादन के लिए उसे सीपीयू को भेजता है। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है, मतलब किसी भी जॉब को लेना और उसे सीपीयू के पास भेजना। मतलब शॉर्ट टर्म को शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसे रेडी स्टेट में पहुंचाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है रेडी स्टेट से एग्जीक्यूशन की तरफ भेजना। और मिडिल टर्म शेड्यूलर का होता है अगर कोई प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसे डिस्क में भेज देना, ताकि दूसरे प्रोसेस के लिए जगह बन सके। मतलब इसे हम स्वैपिंग शेड्यूलर कहते हैं। जॉब शेड्यूलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए जॉब्स प्रोवाइड करता रहता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स ये अलग अलग प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में पहुंचाता है जिससे कि वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाए। ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन था कंप्यूटर साइंस का। शेड्यूलर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो चैप्टर है उसमें से हैं ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20th कह रहा है, इसमें से क्या फॉल्स है कंप्यूटर्स के बारे में। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग मशीन है, जी हाँ। ये इट रिस्पॉन्ड्स टू सेट स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ वेल डिफाइंड मैनर। ये भी सही है कि वो जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से उसे एग्जीक्यूट करता चला जाता है। इट कैन एग्जीक्यूट ए प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी कर लेता है वो। अब यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ ओनली यूज से ही समझ में आता है, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत सारे काम करता है तो ओनली यूज तो होना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जीक्यूटिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाउंडेड इन द इनबिल्ट परमानेंट इंस्ट्रक्शन, तो ऐसा नहीं, सिर्फ वो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन नहीं और भी बहुत सारे कार्य कर लेता है कंप्यूटर। तो यही आपका ये हो जाएगा, यही फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, स्प्रेडशीट के सेल में मान वैल्यू की दिखावट में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। मतलब ये आपका सेल है तो इसमें जिस भी तरह की एडिटिंग या आप
जो भी तरह के इसमें चेंजेस लाते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, ये सारे काम आप फॉर्मेटिंग से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फिर से एसक्यूएल का क्वेश्चन आ गया। एसक्यूएल भी बहुत पूछा जाता है कभी कभी, मतलब कभी कभी ये पेपर ऐसा बनाते हैं कि बहुत ही हार्ड होता है, और ये एआरओ में खासतौर से होता है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में तो इससे हल्का लाइट पेपर आएगा, लेकिन फिर भी आप इस लेवल की तैयारी करके जाइए। तो निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में अपडेट ऑपरेशन नहीं है? मतलब अपडेट ऑपरेशन में से क्या नहीं है? तो डिलीट से अपडेट होता है, इंसर्ट से भी अपडेट होता है, डेटा मैनिपुलेशन से भी अपडेट होता है, लेकिन सेलेक्ट से कोई अपडेशन नहीं होता है किसी टेबल में। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अब देखिए एड्रेसिंग मोड आ गया है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एड्रेसिंग मोड ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। निम्न में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड को जनरल पर्पस रजिस्टर में रखा जाता है? तो इस मतलब रजिस्टर मोड में ऑपरेंड को जनरल पर्पस मोड में रखा जाता है। अभी एड्रेसिंग मोड के बारे में आप डिटेल में किसी और वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं भी कभी अगर मुझे समय मिला तो मैं बना दूंगा। ये एक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो फिलहाल के लिए रजिस्टर जो है वही इसका आंसर है। बाकी एड्रेसिंग मोड के ऊपर आप ज़रूर से एक डेडिकेटेड वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। अब इसे एक वीडियो में बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्न में से किस वर्ड व्यू में हेडर और फुटर दिखाई देते हैं? तो जब आप प्रिंट लेआउट जब देखते हैं, प्रिंट व्यू, तो वहाँ पे आपको हेडर, फुटर और सारी चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल होती है जो भी प्रिंट होके आने वाली होती है। तो आंसर है प्रिंट लेआउट। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ पर्सनल कंप्यूटर? इनमें से पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? तो इट इज़ अ मल्टी यूजर सिस्टम केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो ऐसा नहीं है, वो एक सिंगल यूजर सिस्टम होता है जो आप घर में यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम बट हैज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोसेसर। तो ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीमली पावर वैसे आप रख तो सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि घर के कंप्यूटर में आपको उतने पावर की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इट इज़ अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग अ मॉडरेटली पावरफुल प्रोसेसर। तो ये सही है, मतलब सिंगल यूजर सिस्टम भी होता है और ज़्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन एकदम कमज़ोर भी नहीं होता। और यहाँ पे भी लिखा हुआ इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बेशक कमेंट करें, जिससे कि मैं उसको अगले वीडियो में उसका निस्तारण कर सकूं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई आपका मित्र इस यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।